सॉल्यूशन 96 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों के लगातार प्रोत्साहन के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय की सीरीज जो है परीक्षा मंथन की, इसकी दूसरी सीरीज़ ये चल रही है। आप लोग लगातार वीडियो पर बने रहिए। मैं पूरी मैगजीन पढ़ाऊंगा और आप लोगों के बीपीएससी आगामी आने वाली परीक्षा के लिए 100% कारगर रहेगी। इसलिए ध्यानपूर्वक ये दूसरी सीरीज की वीडियो शुरू करते हैं और आप लोग देखिए इसको ध्यान से। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। आगे है बाबुस्का बटालियन। देखिए बाबुस्का बटालियन के बारे में जानिए। पहले फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के तनाव के बीच एक प्रचलित बटालियन आया था, बाबुस्का बटालियन। ये पूछ सकता है कि बाबुस्का बटालियन का संबंध किससे है, तो रूस यूक्रेन तनाव से, या कुछ और भी पूछ सकता है। विदित हो कि यूक्रेन में कॉन्स्टेंटिनोवस्का और बाबुस्का, बाबुस्का का अर्थ होता है बूढ़ी महिला, कि एक सेना 2014 में वहाँ संघर्ष शुरू होने के बाद स्वेच्छा से काम कर रही थी। बाबुस्का जो है इन दोनों क्षेत्रों में कारगर थी। वैसे कहिएगा कि रूस और यूक्रेन का मामला आज पहले ही नहीं है, बल्कि 2014 से या 15 से, मतलब वहाँ पर अराजकतावादी को या अलगाववादी तत्वों को रूस बार बार भेजकर जो है यूक्रेन में अशांति फैलाते रहता है या उसकी स्थिति को बिगाड़ने पर तुला होता है। तो इसी समय से जो है ये बाबुस्का या कंस्टेंटिनोव्स्का जो है ये कार्य कर रही है। ठीक है, अब दिया है कि उन्होंने खाई खोदी है, जाल बनाए हैं, आपूर्ति की है, चिकित्सा देखभाल पेशकश की है, एक लुक आउट टावर बनाया है। ये याद रखिएगा, ये सारा चीज़ जरूरी है, ये देख रेख के लिए वहाँ बनाया जाता है। ठीक ना, आपूर्ति, देखभाल, पेशकश, लुक आउट टावर। ठीक है, आगे चलते हैं। उल्लेखनीय है कि इन्होंने दक्षिणापंथी आंदोलन ओजोव द्वारा संगठित किया है। ये पूछ सकता है कि रूस और यूक्रेन के क्षेत्र में दक्षिणापंथी आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला है, ओजोव। इनका संबंध किससे है, तो याद रखिएगा यही दो संगठन से संबंध है, बाबुस्का और कॉन्स्टेंटिनोवस्का। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यातव्य है कि ओजोव आंदोलन एक दक्षिणापंथी सर्व स्वयंसेवक इन्फेंट्री मिलिट्री यूनिट है जो कि एक अति राष्ट्रवादी है। इस पर श्वेत वर्चस्ववादी और नव नाजीवादी विचारधारा को आश्रय देने का आरोप है। याद रखिएगा कि दक्षिणापंथी विचारधारा का जो एक यूनिट था वो जर्मनी में और एक यूनिट जो था वो इटली में कार्यरत था, और उसी का जो है प्रभाव देखने के लिए यूक्रेन में खास करके मिलता है। तो ये जो अति राष्ट्रवादी हैं दक्षिणापंथी में, दक्षिणापंथी को अगर आप बांटिएगा राजनीति को, तो एक दक्षिणापंथी सामान्य हो गया, एक उदारवादी दक्षिणापंथी हो गया, एक अति राष्ट्रवादी में उग्रवादी दक्षिणापंथी का स्वरूप हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। कनाडा में राष्ट्रीय आपातकाल। तो 14 फरवरी 2022 को कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है, जस्टिन ट्रूडो। याद रखिएगा, जस्टिन ट्रूडो। ठीक, कोविड स्वास्थ्य नियमों के खिलाफ ट्रक वालों के विरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, क्योंकि वहाँ पर ट्रक वालों का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ये इमरजेंसी को हटाया जा रहा है ताकि वहाँ पर व्यापार में फिर से वृद्धि हो जाए। ठीक ना, विदित हो कि यह कनाडा के इतिहास की केवल दूसरी बार ऐसी घटना है जब शांति काल में ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सारे तथ्यों को। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि वर्ष 1970 में अक्टूबर संकट के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो, याद रखिएगा जस्टिन ट्रूडो के पिताजी थे पियरे ट्रूडो। ठीक ना, ये पहले कनाडा के प्रधानमंत्री थे, द्वारा आपातकालीन अधिनियम का उपयोग किया गया जब चरमपंथी अलगाववादियों द्वारा ब्रिटिश व्यापार अताशे और एक क्यूबेक मंत्री पियरे लेप्रेट के अपहरण के बाद सामान्य स्थिति को बहाल करने के लिए सैनिक को क्यूबेक भेजा गया था। ठीक है, चलिए इन सारे तथ्यों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इससे रिलेटेड जो भी तथ्य हैं उसको आपको, नेपाल के मुख्य न्यायाधीश पर क्या हुआ है, महाभियोग चला है, ये ध्यान रखना है। ये पूछेगा हाल ही में किस देश के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग चला है, तो कहिएगा नेपाल। ठीक है, तो फरवरी 2022 में नेपाल के वर्तमान न्यायाधीश जो हैं चोलेन्द्र शमशेर, क्या नाम है, चोलेन्द्र शमशेर राणा पर महाभियोग की प्रक्रिया का सामना करना पड़ा है, उन्हें निलंबित कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए क्या प्रोसीजर है इसका। विदित हो कि वह 7 साल से महाभियोग का सामना करने वाले नेपाल के दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। याद रखिएगा कि नेपाल के दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। ध्यातव्य हो कि नेपाल के मुख्य न्यायाधीश को निलंबित करने के लिए सदन के कुल संख्या का 25% वोट प्राप्त होना चाहिए। हो सकता है कि यूपीएससी प्री जो आगामी आ रही है उसमें भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कथन के रूप में देकर। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए चोलेन्द्र शमशेर राणा से जुड़ा विवाद क्या है, क्यों आखिर इनको हटाया गया, ये ध्यान देना है।
नवंबर 2021 में क्या हुआ था कि राणा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जज हड़ताल पर चले गए थे। उनके अनुसार राणा केवल विशिष्ट पीठों को मामले आवंटित कर रहे थे, वह महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों को छोड़ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि राणा ने मुकदमे के आवंटन की व्यवस्था बदल दी। उन्होंने यादृच्छिक रूप से, यानी जिसको इच्छा हुआ, मामलों को आवंटन करने के लिए लॉटरी प्रणाली चलाई। इसके अलावा राणा पर भ्रष्टाचार, अदालतों के कुप्रबंधन और सरकार से संबंधित सुनवाई में देरी के आरोप भी लगे हैं। तो ये याद रखिएगा, अगर ये पूछेगा कि क्यों हटाए गए हैं, तो राजनीतिक मामलों की अनदेखी करने, ठीक, आवंटन की सही व्यवस्था नहीं करने, ठीक, और सरकार संबंधी सुनवाई में देरी करने और भ्रष्टाचार, ये तीन चार आरोप हैं जिसके कारण जो है इनको हटाया गया। ठीक है, चलते हैं आगे है एनोनिमस हैकर ग्रुप। एनोनिमस हैकर ग्रुप क्या है, इसके बारे में जानिए। अभी जो है रूस यूक्रेन के मामले में क्या हो रहा है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद एनोनिमस हैकर ग्रुप ने रूस के खिलाफ साइबर युद्ध की घोषणा कर दी है। रूस की सरकारी वेबसाइटों को टारगेट किया जा रहा है। उसने बेलारूसी हथियार फर्म टेट्राएडर से 200 GB ईमेल भी जारी किया है, जिसने यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान रूस को सैन्य सहायता की पेशकश की थी। अब बताइए कि अगर इस तरह का सैन्य हमला होगा तो रूसी मिलिट्री को जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। जिस एनोनिमस का प्रयोग किया जा रहा है। अब देखिए क्या है, इसके अलावा एनोनिमस ने रूसी टेलीविज़न चैनलों में हैक किया गया यूक्रेन से बिना सेंसर वाले समाचार प्रसारित किए और उसके माध्यम से यूक्रेनी संगीत चलाया। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है और ज़्यादा विवाद को बढ़ाने का कार्य करेगी। विदित हो कि एनोनिमस एक अंतर्राष्ट्रीय हैकविस्ट समूह का और आंदोलन है, जो कि सरकारी एजेंसियों और संस्थाओं, सरकारी नियमों के खिलाफ साइबर हमलों के लिए जाना जाता है। याद रखिएगा कि अगर किसी भी प्रकार के सरकारों के नियमों या उसके खिलाफ साइबर अटैक किया जाएगा तो उसके लिए जो एक हैकर का जो समूह होता है, यानी हैकविस्ट का जो समूह होता है, उसको एनोनिमस कहते हैं। इसको हैकविस्ट आंदोलन भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अपनी पहचान को छिपाने के लिए एनोन्स गाई फॉक्स मास्क पहनते हैं, ठीक है, ताकि पहचान नहीं आए। कुछ एनॉन्स अपनी आवाज़ को छिपाने के लिए वॉइस चेंजर या टेक्स्ट टू स्पीच टूल का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है, ये क्यों कारगर रही है, इस पर ध्यान देना है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 एक 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, जो कि बाल्टिक सागर के माध्यम से रूस में उस्तालुगा और जर्मन में ग्रिप्सवॉल्ड तक फैली हुई है। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है नॉर्ड स्ट्रीम 2 लाइन का संबंध कहाँ से कहाँ तक है, तो बाल्टिक सागर में रूस के उस्तालुगा से जर्मनी के ग्रिप्सवॉल्ड तक। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ है, किस सागर के पास है, तो बाल्टिक सागर के पास है। कि रूस के किस स्थान से संबंध रखता है, तो उस्तालुगा से, और जर्मनी में किससे रखता है, तो ग्रिप्सवॉल्ड से। ठीक है, आगे चलते हैं। विदित हो कि इस पाइपलाइन में सालाना 55 अरब टन घन मीटर गैस की आपूर्ति होती है, और वर्ष 2015 में इस पाइपलाइन को बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसका लगभग 98% निर्माण कार्य पूरा हो गया। ठीक है, इससे क्या होगा कि रूस के अधिकांश क्षेत्रों में और जर्मनी जो सट्टा क्षेत्र है उसको आसानी से गैस मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, विदित हो कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 का निर्माण रूसी ऊर्जा प्रमुख गजप्रोम और यूरोप की 5 अन्य फर्मों द्वारा किया जा रहा है। इन 5 फर्मों को लाभ है। ठीक है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बारे में देखिए विवाद क्या है। अमेरिका नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को जो है का आलोचक है। उसका मानना है कि इस पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस के लिए रूस पर यूरोप की निर्भरता बढ़ेगी, ठीक है, जिससे रूस की ताकत बढ़ेगी, और वर्तमान में यूरोपीय संघ के सदस्य प्राकृतिक गैस के लिए 40% आवश्यकताओं के लिए रूस पर निर्भर हैं, और अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि रूस की ताकत जो है वह बढ़े और उसका व्यापार ज़्यादातर फैले। चलिए आगे चलते हैं। ब्रिटेन का गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम बंद। ये दे सकता है कि निम्नलिखित में से किस देश के वीज़ा को गोल्डन वीज़ा कहा जाता है, या गोल्डन वीज़ा जो है किस देश ने हाल ही में गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम बंद कर दिया है, या अमेरिका में भी गोल्डन वीज़ा चलता है। याद रखिएगा ब्रिटेन में भी गोल्डन वीज़ा चलता है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। फरवरी 2022 में ब्रिटेन के गृह सचिव प्रीति पटेल, अभी याद रखिएगा भारतीय मूल की प्रीति पटेल जो है वहाँ की गृह सचिव हैं, धोखाधड़ी को कम करने के लिए करोड़पति निवेशकों के लिए गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा कर रही है। विदित हो कि इसके द्वारा ब्रिटेन सरकार रूसी धन के प्रभाव को रोकने का प्रयास कर रही है। यानी ब्रिटिश सरकार जो रूस में धन सप्लाई आवाजाही से हो रहा है करोड़पति के माध्यम से, इस पर नियंत्रण के लिए क्या कर रही है, गोल्डन वीज़ा पर रोक लगा रही है।
अब देखिए यूके गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में जानिए। यूके गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम धनी विदेशियों को ब्रिटेन में निवास करने का मार्ग प्रदान करता है यदि उन्होंने यूके में 2 मिलियन पाउंड से अधिक तक निवेश किया हो। अगर कोई भी व्यक्ति 2 मिलियन पाउंड तक ब्रिटेन में निवेश करता है या यूके के किसी भी जगह पर, स्कॉटलैंड या जहां भी निवेश करता है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको गोल्डन वीज़ा के जरिए रहने की अनुमति दी जाएगी। देखिए आपने बहुत सुना होगा FATF ग्रे लिस्ट के बारे में, आज हम बताते हैं। ठीक है, 4 मार्च 2022 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको FATF कहा जाता है, ने संयुक्त अरब अमीरात को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है, जो कि 2018 में शामिल पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। अब देखिए ग्रे लिस्ट में आने के बाद क्या क्या घाटा है, क्या क्या फ़ायदा है, क्यों UAE को शामिल किया गया, ये कारण देख लेते हैं। धन के अवैध प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त वित्तीय सूचना क्षमता का अभाव। धन का अवैध प्रभाव इसलिए रोका जाता है ताकि आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं मिल सके। संदिग्ध वित्तीय लेन देन की लगातार पहचान करने और रिपोर्ट करने में असमर्थता होती है इसमें शामिल। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आतंकवादी वित्त पोषण और धन संशोधन के मामले की अपर्याप्त जांच और अभियोजन में सहायता मिलती है। ज्वेलरी, रियल एस्टेट आदि जो उद्योग हैं, इसमें जोखिम और कमजोरियों को प्रबंधन करने में असमर्थता का भी निदान इससे होता है। ठीक है, अगर कोई भी जगह असमर्थ रहती है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, उसे FATF लिस्ट में रखा जाता है। अब देखिए FATF लिस्ट कब लाया गया था, तो फाइनेंशियल जो है FATF लिस्ट के बारे में, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि 1989 में G7 के देशों द्वारा क्या किया गया था कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, जिसको अंतर सरकारी निकाय आप कह सकते हैं, जिसका कार्य क्या है कि धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटारे के लिए देश की वित्तीय प्रणाली में सुधार लाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। FATF का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, यानी दूसरे जगह पे जो चोरी छिपे पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है या दूसरे देश में आप निवेश करते हैं, उस पर रोक है बिना टैक्स का। आतंकी वित्त पोषण को रोका जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में अखंडता के लिए अन्य कानूनी विनियामक परिचालन उपायों को प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, एक तरह से रेगुलेटर का भी काम ही करती है। अब श्रीलंका का एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क, अब ये क्या है इसके बारे में जानिए। ठीक है, 7 फरवरी 2022 को श्रीलंका सरकार ने भारत के आधार कार्ड के तर्ज पर एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन की घोषणा की है। ये पूछा जा सकता है कि भारत में जिस तरह आधार कार्ड का प्रचलन है, उसी तरह एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क कौन सा देश जारी कर रहा है, तो श्रीलंका। ठीक है, भारत ने श्रीलंका को इस फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन के लिए अनुदान प्रदान करने पर सहमति जताई है। जानते हैं श्रीलंका की अभी आर्थिक स्थिति काफ़ी माली है, काफ़ी दयनीय है। ठीक है, जिसकी पहल दिसंबर 2019 में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने की है, गोटाबाया राजपक्षे ने की है। और देखिए इस संदर्भ में और कुछ जानकारियां हैं। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद इसको तय किया है। विवादित हो कि एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे के तहत बायोमेट्रिक्स डेटा के आधार पर व्यक्तिगत पहचान सत्यापन उपकरण तथा साइबर स्पेस में व्यक्तिगत पहचान को प्रदर्शित करने वाला एक डिजिटल उपकरण को प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। ठीक है, इन दो उपकरणों के संयोजन से डिजिटल और भौतिक वातावरण में व्यक्तिगत पहचान और सत्यापन सटीकता से किया जाएगा और धोखाधड़ी से क्या होगी, रोक मिलेगी। ठीक है, अब देखिए नेपाल में UPI भुगतान, ये भी चर्चा में बना हुआ है। देखिए फरवरी 2022 में नेपाल भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, जो नेपाल की डिजिटल अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण होगा। इससे कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा। इसमें नेपाल में बड़े स्तर पर डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा और आम नागरिक को वित्तीय लेन देन में आसानी होगी। ठीक है, कैश के झमेले से बचा जाएगा। विदित हो कि UPI नेपाल में सेवा देने के लिए NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने मनम इन्फोटेक और गवर्नमेंट पेमेंट सर्विस GPS के साथ साझेदारी की है। पूछा जा सकता है कि नेपाल में जो अभी वर्तमान में भारत UPI सेवा दे रहा है, इसके लिए कौन कौन सी एजेंसी है, तो अंतर्राष्ट्रीय शाखा की NPCI है, याद रखना है। दूसरा क्या है, मनम इंटरफेस और गेटवे पेमेंट्स सर्विसेज GPS काम करती है। ठीक है, चलते हैं आगे। कैरेबियाई देश बारबाडोस गणतंत्र बना। बारबाडोस में गणतंत्रात्मक व्यवस्था लाई गई। ये पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था। 400 साल बाद क्या हुआ है कि 400 साल बाद और आज़ादी के 55 बरस बाद जो है 3 लाख की आबादी वाले छोटे से कैरेबियाई देश बारबाडोस की
का जो है ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर संसदीय गणतंत्र में प्रवेश करने के लिए उल्लेखनीय घटना है। ब्रिटेन से अलग होने वाला बारबाडोस 55वां गणतंत्रात्मक देश बना था। ध्यातव्य है कि इससे पहले 1992 में मॉरिशस बना था। याद रखिएगा, मॉरिशस के बाद ये पूछा जा सकता है कि बारबाडोस केम्मा स्वतंत्र देश बना है ब्रिटेन से अलग होकर के, जो गणतंत्रात्मक बना है 55वां। इससे पूर्व में कौन था? तो मॉरिशस। ठीक है। गणतंत्र बनने के ऐतिहासिक अवसर पर राजधानी ब्रिज टाउन में, याद रखिएगा बारबाडोस की राजधानी कहाँ है? ब्रिज टाउन। ठीक है। हीरोज स्क्वायर व प्रिंस चार्ल्स की मौजूदगी में ब्रिटिश महारानी का ध्वज उतारा गया और राष्ट्रगान बजाया गया। 21 तोपों की सलामी दी गई। यह वही चौक है जहां पर साल भर पहले ब्रिटिश लॉर्ड की प्रतिमा हटाई गई थी। गणतंत्र बनने से बारबाडोस के राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय शपथ में बेशक कोई बदलाव नहीं होगा, पर सरकारी दस्तावेज में रॉयल क्राउन का जिक्र हटाया जाएगा। ठीक है। वहीं रॉयल की पुलिस फोर्स को भी अब बारबाडोस पुलिस फोर्स के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। बारबाडोस में 1625 में एक ब्रिटिश जहाज पहुंचा था और उसमें किंग जेम्स प्रथम के क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। उसके बाद सैकड़ों साल तक यह देश अंग्रेजों का गुलाम रहा था। ठीक है। चलिए, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अब भी 15 देशों की राष्ट्राध्यक्ष हैं, जिसमें यूनाइटेड किंगडम के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जमैका शामिल है। ठीक है। बारबाडोस ने महारानी को राष्ट्राध्यक्ष के पद से हटाकर नई शुरुआत की है और उनकी जगह सैंड्रा मेसन देश की राष्ट्रपति होंगी। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि गणतंत्रात्मक बारबाडोस की जो है राष्ट्रपति कौन बनी है? सैंड्रा मेसन। इस मौके पर बारबाडियन गायिका रिहाना को राष्ट्रनायक घोषित कर दिया गया। ठीक है। चलिए, अब देखिए सूडान में तख्ता पलट हुआ है, इसके बारे में जानिए। हाल ही में सूडान की सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले जानते हैं कि किस देश में हुआ है? म्यांमार में यह घटना प्रचलन में रही थी। सैनिकों द्वारा कार्रवाई कर प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक, याद रखिएगा सूडान में कौन थे? अब्दुल्ला हमदोक को इनको हटा दिया गया पद से और अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार करने के बाद सरकार को भंग कर दिया गया। अब देखिए तख्ता पलट के पहले स्थिति क्या हुई थी, क्यों ऐसी स्थिति आई, इस पर ध्यान देना है। उमर अल बशीर ने लगभग 3 दशकों तक सूडान की अध्यक्षता की थी और अप्रैल 2019 में वह एक लोकप्रिय विद्रोह और राष्ट्रपति बशीर को हटाने के कारण सूडान के तानाशाही से लोकतंत्र में परिवर्तन हुआ था। ठीक है। आगे क्या हुआ कि अगस्त 2019 में समझौते के तहत सेना और नागरिक आंदोलन के नेता संक्रमणकालीन सरकार बनाने के लिए एक साथ आए थे। ठीक है। वे एक शासक निकाय में काम करते हैं जिसे सॉवरेन काउंसिल के रूप में जाना जाता है। ठीक है। जिसका उद्देश्य 2023 के अंत तक देश में चुनाव कराना है। तो याद रखिएगा कि यहाँ सॉवरेन काउंसिल जो है चुनाव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कहाँ? सूडान में। ठीक है। तनाव का एक बिंदु 2003 में क्या हुआ कि दारफुर में संघर्ष हुआ सेना के द्वारा और उसके सहयोगियों द्वारा युद्ध अपराधों के आरोपों पर न्याय को लेकर कैबिनेट ने संदिग्धों को सौंपने के लिए दस्तखत कर दिया, लेकिन संप्रभु परिषद ने नहीं किया ऐसा। ठीक ना। इसी के चलते जो हुआ है वहाँ तख्ता पलट हुआ है। ठीक है। अब देखिए ये भी चर्चा में है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है। इस पहल पर ध्यान देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से ग्लासगो के COP26 क्लाइमेट में जो है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की है। पहले ब्रिटेन और अब अमेरिका ने भी वन सन वन वर्ल्ड वर्ल्ड ग्रिड पहल को समर्थन दे दिया। ठीक है। चलिए, इस अवसर पर उन्होंने यह घोषणा की है कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो जल्द ही दुनिया को एक कैलकुलेटर प्रदान करेगी जो किसी भी क्षेत्र की सौर ऊर्जा की क्षमता को माप सकता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है। ये कहिएगा कि इससे आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। सौर ऊर्जा की चुनौती से निपटने के लिए वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड का समाधान का उपयोग किया जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल को 1 घंटे में पर्याप्त सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, जिसका उपयोग पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य की 1 वर्ष के लिए बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो 1 घंटा में जितना सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है जिसका मनुष्य इस्तेमाल कर पाता है, इसी को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए क्या है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जिसको OSOWOG कहा जाता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। मुख्य दर्शन द सन नेवर सेट्स। इनका मानना है कि सूर्य कभी नहीं डूबता है, अर्थात सूर्य कभी नहीं डूबता है चूँकि सूर्य किसी भी भौगोलिक स्थान पर किसी विशेष समय पर स्थिर ही रहता है। अतः यह योजना विश्व में ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता लाएगी, ऐसा अनुमान है। ठीक है।
आप लोग भी जानते हैं कि जब उत्तरी गोलार्ध में मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसलिए दिन रात की अवधि जो है 12-12 घंटे मानी जाती है। ठीक, तो जिस समय उत्तरी गोलार्ध में के देशों में दिन रहता है, उस समय दक्षिणी गोलार्ध के देशों में अंधेरा रहता है। फिर यही स्थिति पलट जाती है। ठीक है, चलते हैं आगे। उल्लेखनीय है कि यह भारत द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। आर्थिक लाभ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसे विश्व बैंक की तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा है। इसे कौन अनुदान दे रहा है? तो विश्व बैंक। ठीक है, आगे चलते हैं। यूएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस का 101वां देश बना है। यह पूछा जा सकता है प्रश्न। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका एक सदस्य देश के रूप में आईएसए का 101वां देश बना है। अमेरिका अब आईएसए के ढांचे समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बना है। गौरतलब है कि सौर ऊर्जा को वैश्विक रूप से अपनाने में तेजी लाने के लिए अमेरिका सदस्य देशों के रूप में आईएसए में शामिल हुआ था। ठीक है, 10 नवंबर 2021 को यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज के COP26 में जो है इसकी घोषणा की गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आईएसए फ्रेमवर्क को पहली बार 2016 में देशों के समर्थन के लिए परिचालित किया गया। यह सभी देशों के लिए सहयोगों के माध्यम से वैश्विक प्रासंगिकता और स्थानीय लाभ पर जोर देगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 124 देशों का गठबंधन है। आईएसए में कितना देश शामिल है? 124, और 101वां देश जो इस पर साइन करने वाला बना है कौन? अमेरिका। इसकी शुरुआत भारत ने की थी। इसके अधिकांश सदस्य ऐसे देश हैं जहां सूर्य के प्रकाश जो है पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जो आंशिक रूप से पूरी तरह से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित हैं। याद रखिएगा, इसमें ज़्यादातर देश कर्क और मकर रेखा के आसपास के हैं। ठीक है, चलिए। यह गठबंधन सौर ऊर्जा की कुशल खपत के लिए काम करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से किया जाएगा। ठीक है, चूंकि कार्बन निगेटिव की ओर जाना है। विदित हो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के शुभारंभ की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रेंकोइस ओलांद ने फ्रांस के पेरिस में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 21वें सत्र में 30 नवंबर 2015 को की थी। याद रखिएगा, आईएसए का गठन कब हुआ था? 30 नवंबर 2015 को। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि माथा कोप का बैठक 21वां था, कहाँ हो रहा था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, चलिए आगे टॉपिक है लिंक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज़। ध्यान रखना है, इन सब को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ ज़रूरी है। COP26 के बारे में व्यापक रूप से चर्चा होगी अगले वीडियो में। ठीक है, ध्यानपूर्वक हमारे साथ चैनल पे बने रहिए। ठीक है, आगे जो है इसी तरह से वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए, लगातार देखते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और परीक्षा तक लगातार बनते रहिए। मुझे भरोसा है कि इसे पढ़ने के बाद आपको बहुत हद तक करंट अफेयर्स का जो मसला है या कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय से जुड़े हुए मसले हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।